हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मनोविज्ञान में हम शुरू से पढ़ रहे हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था वो थी मनोविज्ञान की परिभाषा, अर्थ क्या है, इसकी शाखाएं क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन कैसा है, वो हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हम। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, किस किसने क्या परिभाषाएं दी है, उपयोगिता क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आप रिविजन कर सकते हो फास्ट करके। मेरा जो फर्ज है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुन लेना एक बार सारे, तो आपके लिए फायदा ही होगा। इतना डीपली कोई पढ़ाए तो पढ़ना चाहिए, फिर हंसना मत। में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। टाटा विश्वविद्यालय ने 1916 में प्रथम कब 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ किया था। ठीक है, 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ कलकत्ता विश्वविद्यालय में किया गया था। भारत की जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो वो की थी प्रोफेसर एन एन सेनगुप्ता द्वारा। ठीक है, ये एन एन सेन, ये भारत की है, कंफ्यूज मत होना आप। प्रोफेसर एन एन सेनगुप्ता ने भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। उसके बाद तो देखो 1922 में प्रोफेसर गिरेंद्र शेखर बोस ने मनोविज्ञान शिक्षा विभाग के वो अध्यक्ष रहे जो फ्राइड के मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त थे। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी सोसाइटी की स्थापना की। कब की? 1922 में। ठीक है, 1922 में की। फिर 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, 1924 में। तो आपको रिवीजन करना है ताकि कभी डुप्लीकेशन आ जाए ना तो ध्यान रहेगा हमको। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब याद करना पड़ेगा। 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा भी खोली गई थी। तो 1938 में खोली गई थी, ये भी ध्यान रख लेना। 1938 में मनोविज्ञान विभाग में एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा खोली गई थी। 1960 में भारत में बहुत सारे फिर मनोविज्ञान विभाग स्थापित हो गए। ठीक है, और फिर जो महत्वपूर्ण आ जाता है वो ये है 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत सामाजिक विज्ञान के रूप में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है। तो किसने? 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने। उनकी पुस्तक जो थी, दुर्गानंद सिन्हा की पुस्तक का नाम साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो आप। उसके बाद चलते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान देखो, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसका मतलब परिभाषा, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें मानवीय व्यवहार करना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको क्या सिखाता है? मानवीय व्यवहार करना। और हमें पशुता से हटकर मानवीय व्यवहार हम कर पाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वजह से। उचित व अनुचित संबंध में निष्कर्ष के मूल कार्य क्षेत्र तक पहुंच पाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान हमें क्या सिखाता है? पशुता से हटकर मानवीय व्यवहार करना सिखाता है। उचित क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में हमें सिखाता है। ठीक है, मानवीय व्यवहार करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से जो साहचर्यवाद पर प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1880 में। ठीक है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है 1900 से मानी जाती है। 1900 से आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, जुड टर्मन, है ना, हॉल, स्टेनली हॉल, इन सबने प्रयास किया तो मनोविज्ञान ने 1920 में स्पष्ट और निश्चित स्वरूप धारण कर लिया था। उसके बाद देखो मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। अब इसका अर्थ क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निसंदेह शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। ठीक है, अब देखो शिक्षा का संबंध जो है मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है और मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। दोनों का अलग अलग है। थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं? प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। सटीक परिभाषा इसकी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट रूप धारण किया था, मैं बता चुकी आपको। अब देखो शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या अंतर है, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या अंतर है इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले शिक्षा क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन है। शिक्षा एक व्यवहारिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन है, शिक्षा व्यवहारिक है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। उसके बाद देखो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित करता है ना, और अध्ययन करने की प्रेरणा देता है। और न व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन और परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान एवं कला दोनों है और विज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया, है ना, तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद हम चलते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो सूत्रधार है वो किनको माना जाता है? यूनान के दार्शनिकों को माना जाता है। प्लेटो और अरस्तु ने शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोग में प्रारंभ किया था।
प्लेटो और अरस्तु ने शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग प्रारंभ किया था। किसने किया था शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रारंभ? प्लेटो और अरस्तु ने। ठीक है। उसके बाद अरस्तु को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसने कहा? स्किनर ने कहा। अरस्तु को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक स्किनर ने कहा। और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो थॉर्नडाइक का है और केटल का है, तो ध्यान रख सकते हो आप। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वो किस किसने क्या क्या दी है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड लिख दी है। अब रूसो के अनुसार अगर हम देखते हैं, रूसो ने क्या कहा है? बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ठीक है, बालक एक पुस्तक के समान है। रूसो ने कहा है बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। रूसो के अनुसार ये परिभाषा हो गई। फिर क्रो एंड क्रो ने क्या दी है? तो क्रो एंड क्रो ने दी है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? क्रो एंड क्रो ने जो परिभाषा दी है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा वैसे भी सबसे बेस्ट ही रहती है, तो ध्यान रखना शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, इतना ध्यान रख लेना। उसके बाद वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान है। फिर उसके बाद स्किनर ने दी है शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहारों का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? मानवीय व्यवहारों का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो दो परिभाषाएं इनकी स्किनर की। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहारों का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है और दूसरा है अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और जेम्स ड्रेवर ने क्या दी है? तो इनकी बड़ी होती है परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो समस्याओं, जितनी भी शिक्षा की समस्या आती है उसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन के साथ मनोवैज्ञानिक खोज और सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग से संबंधित है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो वापस से बोल देती हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो समस्याओं के मनोविज्ञान अध्ययन के साथ खोज सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करने से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा समस्याओं के मनोविज्ञान अध्ययन के साथ खोजों, सिद्धांत और शिक्षा में प्रयोग करने से संबंधित है। तो बड़ी है, तो ध्यान रख लेना आप। तो अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बालक के संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालती है शिक्षा मनोविज्ञान, है ना, और शिक्षा को आधार प्रदान करती है। यह शिक्षण के दौरान जितनी भी समस्याएं होती है उनका उचित वैज्ञानिक विधियों से, उनके माध्यम से समाधान प्रस्तुत करता है शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज की जाती है। और यह एक मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है, सकारात्मक विज्ञान है जो अपने नियम सिद्धांतों के आधार पर क्यों कैसे हल प्रस्तुत करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देता है ना, वर्तमान पर अधिक जोर देता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले संप्रदायों का अध्ययन जो है मनोविज्ञान से ही संभव है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले संप्रदायों का जो अध्ययन है वो मनोविज्ञान से ही संभव है। अब अगर पॉइंटेड में देखते हो आप शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, तो वो मैंने लिख दी है यहाँ पर कि एक शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक और विधायक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। ये सामाजिक विज्ञान है, सकारात्मक और विशिष्ट विज्ञान है, शिक्षात्मक विज्ञान है, वस्तुपरक विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है, विकासशील विज्ञान है, स्वीकारात्मक विज्ञान है। तो ये इसकी प्रकृति हो गई। अब हम बात करेंगे विशेषता की। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो भी विशेषता है ना, उसकी मैंने यहाँ पर कुछ लिखी है, कुछ नहीं लिखी है, तो देखना। शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं एक अनुशासन के रूप में विकसित हो रहा है। इसकी अपनी निश्चित विधियां होती है ना। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाओं का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने में सक्षम है। उसके अलावा भी देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक के जन्म से पूर्व ही उसके अध्ययन की शुरुआत कर देता है। जन्म से पहले ही उसके अध्ययन की शुरुआत कर देता है। यह भावी जीवन के लिए उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो औपचारिक आधारशिला है स्टैनली हॉल के प्रयासों से 1889 में रखी गई थी। ठीक है, 1889 में, और स्टैनली हॉल ने 1891 में, ठीक है, बालक के अध्ययन से संबंधी प्रथम पत्रिका पेडालॉजिकल सेमिनार का प्रकाशन किया था। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है बहुत विशाल है, व्यापक है। इसमें वह सभी ज्ञान आ जाते हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का विस्तार जो है बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। तो ये आपको याद होगा। गेट्स के अनुसार अगर हम परिभाषा देखें तो गेट्स ने क्या कहा है? गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान
की परिधि परिवर्तित हो रही है तथा निरंतर व्यापक भी होती जा रही है। ऐसा गेट्स ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिधि है परिवर्तित हो रही है, निरंतर व्यापक होती जा रही है। और उसके बाद रूसो की एक और परिभाषा लिखी है जो मुझे अच्छी लगी थी कि बच्चा एक पुस्तक की तरह होता है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये रूसो ने कहा था कि बच्चा एक पुस्तक की तरह होता है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना चाहिए, रूसो ने कहा था। उसके बाद इसकी जो प्रकृति में है वो आ जाता है विद्यार्थी। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंटेड लिखा है, व्याख्या में बता दूंगी आपको। अब विद्यार्थी क्या है? शिक्षा में मनोविज्ञान में बहुत कुछ विषय सामग्री विद्यार्थी को लेकर होती है। इस सामग्री के माध्यम से विद्यार्थी को क्या अच्छी तरीके से जानने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, है ना, शैशव काल से प्रौढ़ावस्था तक उसकी वृद्धि और विकास की विशेषताएं इत्यादि इसमें आ जाती है। अब देखो सीखने संबंधी अनुभव। अब सीखने संबंधी अनुभव देखो, शिक्षा मनोविज्ञान में यह निर्णय जो है नहीं लिया जाता कि क्या पढ़ना है, कौन कौन से सीखने संबंधी अनुभव विद्यार्थियों को दिए जाने हैं। फिर भी सीखने संबंधी जो सभी अनुभव है वह विद्यार्थी को किस प्रकार दिए जाए, तो यह शिक्षा मनोविज्ञान पर ही दायित्व होता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान से ही संभव होता है कि सीखने संबंधी अनुभव जो है वो क्या क्या होने चाहिए, कैसे उनको सिखा सकते हैं, तो ये इसमें आएगा। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया। तो सीखने की प्रक्रिया जो है बालक के जन्म से, है ना, जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख कार्य होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। सीखने से संबंधी परिस्थिति, वातावरण, इसमें क्या आएगा? तो जैसे कक्षा का वातावरण सीखने में सहायक होता है। समूह मनोविज्ञान, मूल्यांकन विधियां, निर्देशन, परामर्श आदि। वातावरण कैसा होना चाहिए, परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, मूल्यांकन विधियां, ये सब कुछ कक्षा के वातावरण से संबंधित इसमें आ जाएगा। अध्यापक है। शिक्षण की महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, धुरी होती है, शिक्षण की महत्वपूर्ण धुरी क्या है? तो अध्यापक हो जाता है। अध्यापक और अध्यापन के किसी भी कार्य में अध्यापक का अपना एक अमूल्य स्थान होता है, अमूल्य योगदान होता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो ये ध्यान है आपको कि अध्यापक ही नहीं होगा तो सिखाएगा कौन, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण धुरी होता है अध्यापक जो होता है शिक्षा प्रक्रिया में अपने अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाने के लिए आपको जानने की आवश्यकता से परिचित करवाता है या विभिन्न प्रयोग करेगा जिससे बालकों को समझ आ जाए। तो अध्यापक की इसमें विशेष भूमिका होती है। वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत अहम योगदान होता है। वंशानुक्रम और वातावरण को अपने अध्ययन में शामिल करते हुए इसका प्रयोग करता है। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता जो सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, तो बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं उस समय उनकी रुचि और भिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है कि किस में रुचि है, किस टाइप से है, क्योंकि सब में अलग अलग गुण होते हैं। तो ये भिन्नता से संबंधित हो गया। अभिवृत्ति और विकास में क्या आएगा कि जीवन काल में वृद्धि एवं विकास अनेक स्तरों से गुजरता है ना। मानव व्यवहार पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है, तो ये इन सब का भी अध्ययन करता है। अब उसके बाद देखो व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व में क्या आएगा कि मानव के व्यक्तित्व निर्माण में अनेक गुण और विशेषताएं होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का अपने अध्ययन क्षेत्र में शामिल करता है कि व्यक्तित्व को क्या प्रभावित कर रहे हैं, तो वो सभी के अध्ययन को अपने क्षेत्र में शामिल करता है। अब उसके बाद देखो विशिष्ट बालक, है ना, विशिष्ट बालकों का जो व्यवहार होता है बालकों की अपेक्षा सकारात्मक या नकारात्मक दोनों होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। विशिष्ट बालकों की समस्याओं को जानने, उनका निराकरण करने में शिक्षा मनोविज्ञान का बेहद योगदान होता है, यानी कि यह भी इस विशिष्ट बालकों को भी यह शामिल करता है अपने क्षेत्र में। पाठ्यक्रम निर्माण। तो पाठ्यक्रम निर्माण में अनेक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं, है ना। शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है ना। शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बालक के जो मानसिक और व्यक्तित्व विकास में पाठ्यक्रम का विशेष योगदान होता है, यह हमें पता है। फिर उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य आ जाएगा। तो बालक के उचित समायोजन, यानी कि बालक के उचित समायोजन के लिए अध्यापक को उसके मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को भी अपने क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान शामिल करता है, उसके चेतन अचेतन मन का अध्ययन करता है। और शिक्षण विधियां जो है बच्चों के कठिन जानकारी को आसान भाषा में प्रदान करने और बेहतर बनाने में साबित होती है, और नवीन विधियां भी प्रयोग की जाती है। तो बालक की जो शिक्षा संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान से ही संभव है, यानी कि शिक्षण विधियों को भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उसके बाद मापन और मूल्यांकन। तो मापन और मूल्यांकन जो है बहुत आवश्यक होता है बच्चों से जुड़े, जैसे शैक्षिक स्तर हो गया, बुद्धिमत्ता हो गई, अध्ययन क्षमता हो गई आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन और मूल्यांकन का होना आवश्यक है। तो ये हो गए क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि क्षेत्र में किस किस को शामिल किया है। तो देख लेना, विद्यार्थी को क्या है, सीखने संबंधी अनुभव, सीखने की प्रक्रिया, सीखने संबंधित परिस्थिति वातावरण, अध्यापक, है ना, वंशानुक्रम वातावरण, व्यक्तिगत भिन्नता, अभिवृत्ति विकास, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, पाठ्यक्रम निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियां और मापन और मूल्यांकन। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जो उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब एक शिक्षक कक्ष में अपने साथ शिक्षण उद्देश्य लेकर ही जाता है। हमें पता है ना कि हम किस उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत जो परिभाषा दी है गेरिसन ने दी है,
वो एक परिभाषा मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी व नियंत्रण करना है ना? शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य क्या है? व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण करना है। ये गैरिसन और अन्य के अनुसार एक डेफिनेशन है। उसके बाद हम उद्देश्य देख लेते हैं कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। ठीक है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना यह शिक्षा का उद्देश्य है। छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना और सिखाना। तो छात्रों की रुचियों का, कि छात्रों को किस में रुचि है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो यह उद्देश्य में आएगा। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, है ना? सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, व्यक्तिगत की क्या क्या विभिन्नताएं हैं उनमें, छात्रों की विशिष्ट व्यवहारों का, छात्रों के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना और शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। शिक्षण संस्थानों में अनुशासन स्थापित करना, अनुशासन भी जरूरी है। छात्रों की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य आदि का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों की विकासात्मक व्यवस्था को ज्ञात करना, छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना, अधिगम सहायक सामग्री का निर्माण करना और शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य हो गए। तो आप पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम पे। उसके बाद देखो, तो संबंध त्रय के अनुसार देखो कि बालक का शिक्षा से होता है और बालक का संबंध समाज से होता है और बालक का संबंध किससे होता है? विषय से होता है। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के 3 तत्व बताए हैं ना, अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति। तो ये 3 तत्व है, ध्यान रख सकते हो आप। उसके बाद हम चलते हैं अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है विधायक और व्यवहारिक विषय होने के कारण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी है ना? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर कुछ परिभाषा है, तो मैंने गैरिसन की लिख दी है यहाँ पर कि मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, मनोविज्ञान जो है त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है, ये गैरिसन ने कहा है। और कुप्पू स्वामी ने कहा है कि शिक्षक की अनेक धारणा सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। ठीक है, कुप्पू स्वामी ने क्या कहा है? मनोविज्ञान जो है शिक्षक की अनेक धारणा व सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। तो ये 2 परिभाषा मैंने लिखी है। उपयोगिता को भी मैंने पॉइंटेड लिख दिया है यहाँ पर। तो उपयोगिता देखो, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक है। अध्यापक छात्र संबंधों को सुधारने में सहायक है। अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। निर्देशन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। शिक्षण विधि का चयन करने में सहायक है। शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक है और अच्छे आचरण के साथ प्रभावशाली शिक्षण में सहायक है। चरित्र निर्माण में, आत्मज्ञान में, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, जन्मजात स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने में और समय सारणी का निर्माण करने में, जन्मजात स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने में। तो ये सब शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं सिर्फ आप रिवीजन कर लो और उसके बाद मैं क्वेश्चन का एक पूरा वीडियो लेके आ जाऊंगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सब करवा दूंगी। उसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट पर मैं पॉल क्वेश्चन बनाकर भी डालती हूँ, आप वहाँ जाके कर सकते हो। सारे क्वेश्चन पिछले वाले टॉपिक के भी सारे डाल चुकी मैं, तो आप देख लेना और लाइक कर दिया करो, देख लिया करो, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। आप बुक ना पढ़कर इधर ही सुन लोगे तो भी दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो बताना कैसा लगा। कल हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधियां होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद है ना शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय में कौन कौन से किस किस संप्रदाय में आते हैं उनके अनुसार हम एक एक पे टॉपिक पे मैं ना वो बना दूंगी। जैसे कि संरचनावाद आ गया तो इसमें कौन कौन आएंगे, है ना, और प्रकार्यवाद आ गया, तो इस टाइप से मैं बना दूंगी। आपको इंटरेस्ट हो तो देख लेना, वरना आपकी इच्छा है। तो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, कुछ नहीं जाता लाइक करने से।